सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक एक बार फिर आपके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। और ऐसा करते हुए मैं अपने अंदर आपकी गरिमामय उपस्थिति की अनुभूति को कर पा रहा हूं। आज मैं मध्यस्थ दर्शन के एक नए लेक्चर नंबर 12 को लेके आपके सम्मुख उपस्थित हूं। इस लेक्चर में जहां मैं आपको लेक्चर नंबर 11 से रिकनेक्ट करूंगा और लेक्चर नंबर 12 के टॉपिक में जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं उससे जोड़ने का प्रयास करता हूं। तो चलते हैं हम मध्यस्थ दर्शन के एक और लेक्चर में। तो चलते हैं हम लोग मध्यस्थ दर्शन में मानव के एक नए लेक्चर नंबर 12 को लेके, जिस लेक्चर में हम आज प्रकृति क्या है, सत्ता में किस प्रकार रहती है, इसकी क्रिया क्या है, प्रक्रिया क्या है, परमाणु क्या है, ऊर्जा क्या है और भार क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। मध्यस्थ दर्शन जहां हम जानते हैं कि यह मानव केंद्रित चिंतन है जो समसामयिक है और मानव के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है। ये बताता है कि हमें किस लिए पैदा हुए हैं और किस उद्देश्य के लिए आए हैं, हमारी मूल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उस मूल कैरेक्टरिस्टिक को, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक को, मूल विशेषता को जानना, समझना और उसको निर्वहन करना और उसमें जीना और जीते हुए सुख और समृद्धि की निरंतरता के भाव की अनुभूति होना जो है, जिसमें यह सहायक हो, जिसकी प्रक्रिया को हम समझ पा रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं और इसको देखने में हम अपने पिछले लेक्चर नंबर 11 में हमने देखा था कि ये जो प्रकृति है, प्रकृति मैटेरियल है और इस मैटेरियल को 4 अवस्थाओं में हम लोगों ने बांटा था। ये जो 4 अवस्थाओं में हम लोगों ने इस प्रकृति को बांटा था, उसमें पहली अवस्था है फिजिकल ऑर्डर की, पदार्थ की, दूसरी है प्राण अवस्था की थी, तीसरी जीव अवस्था की थी और चौथी ज्ञान अवस्था की थी। इन चारों ऑर्डरों में मानव चौथे ऑर्डर में जो ज्ञान की अवस्था है उसमें पाया जाता है और मानव की ही सुख और समृद्धि की निरंतरता की चाहना भी है। और ये जो और इसी प्रकृति को जितनी भी प्रकार के हैं और जितनी संख्या में है, उसी का नाम हम लोगों ने इकाई रखा था, यूनिट्स। और किसी भी, चाहे वो पदार्थ की अवस्था हो, प्राण की अवस्था हो, जीव की अवस्था हो या ज्ञानावस्था में मानव हो, इन सबके 4 डायमेंशंस थे। इन 4 डायमेंशनों की चर्चा भी हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, जो था रूप, गुण, स्वभाव और धर्म। धर्म क्या है? जो धारण कर लिया जाए सत्य को। इन चारों में हम लोगों ने कहा था कि रूप और गुण ये तो फिजिकल है, स्वभाव और धर्म को समझना बहुत जरूरी है मानव लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और यह जो स्वभाव और धर्म होता है वह किसी भी इकाई को स्वयं में व्यवस्थित होने के लिए और इस व्यवस्था में
प्रकृति की व्यवस्था में भागीदारी करते हुए तृप्ति के भाव में जीने में मदद करता है। इस पूरी व्यवस्था के विरोध में मानव है और सुख और समृद्धि की निरंतरता की चाहना भी इसी मानव में है। जहां अलग अलग इकाइयों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में, वही मानव का की नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक धीरता, वीरता और उदारता है। परसिवरेंस, ब्रेविटी एंड जेनरसिटी। और इसी इकाई को सुख और समृद्धि की निरंतरता की चाहना, कहे मोक्ष की प्राप्ति की चाहना, तृप्ति के भाव में जीना, चाहे जिस रूप में हम प्रकट करें, इसी इकाई को है। और अस्तित्व में, इस एग्जिस्टेंस में अपने संबंधों का निर्वहन करते हुए इस तृप्ति के भाव में जीना ही मानव का धर्म है। इस प्रकृति को, जो मटेरियल है, इसको सृष्टि भी कहा जाता है। अगर सृष्टि है तो सृजन है, क्रिएशन है, चल नई नई चीजें बनने वाली है। जब हम मध्यस्थ दर्शन की शुरुआत में थे, या यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के फाउंडेशन कोर्स में थे, या राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग में थे, या वैल्यू रिलेशनशिप का भी कोर्स में अगर हम देखें, तो सारे कोर्सों में बताया गया कि जो प्रकृति है, जो मटेरियल है, वह उसकी एक्टिविटी है, ऑलवेज वो एक्टिव है, वह क्रियाशील है। क्रियाशीलता का मतलब होता है साइंस में कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से रिएक्शन करता है, मिलता है, मिलन उसकी प्रवृत्ति है। जब वो मिलता है तो मिलकर नया बनाता है, और इस तरह नया हो जाता है कि वो अपने मूल स्वभाव को भी छोड़ देता है। एक नया सृजन होता है, क्रिएशन होता है एक, और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सृजन इस सृष्टि की वास्तविकता है, रियलिटी है। चीजें नई नई अपने हिसाब से बनती रहेंगी, मॉडिफाई होती रहेंगी जरूरतों के हिसाब से। तो प्रकृति, इस पूरी प्रकृति में सृजन की जो सतत प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को समझने के लिए इस पूरी प्रकृति को अलग अलग पैरामीटर पे भी डिवाइड किया गया है। एक आधार पे ये भी कहा गया है, इस पूरे मटेरियल में, इकाइयों में दो पार्ट में है, एक मटेरियल है और कुछ मटेरियल के अंदर चेतना डाल दी गई है, कॉन्शियसनेस। तो इस पैरामीटर के आधार पे पूरी प्रकृति का निर्धारण दो तरह से कर दिया गया है। अब इस एनर्जी को भी इंक्लूड कर दिया जा रहा है, क्योंकि बिना एनर्जी के बिना इस प्रकृति के क्रिएशन की, सृजन की कल्पना करना एकदम मुश्किल है। तो इस आधार पर पूरी प्रकृति को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है जड़ और दूसरा है चेतन, चैतन्यता, मटेरियल और कॉन्शियसनेस। इसलिए जो मटेरियल है, जड़ है, वो लगातार परिवर्तनशील है। परिवर्तन होना ही इसका मूल लक्षण है, बदलना। इसीलिए कहा गया ये क्रियाशील है। ट्रांसफॉर्मिंग एंड चेंजिंग, परिवर्तनशील और बदलना,
इसकी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। जबकि जो चेतना है, समझना पड़ेगा चेतना को, जो इस मटेरियल के अंदर, मेरे अंदर जीवन डाल दिया गया है, मैं जिसको कहता हूं, जीवन जिसको कहता हूं, सेल्फ जिसको कहता हूं, वही चेतना। यह समय के साथ लगातार बना हुआ है, कभी इस मटेरियल में, कभी दूसरे मटेरियल। देखना होगा, जानना होगा और समझना होगा। इस पूरी, जब हम इस इकाई को सृष्टि भी कहते हैं, तो इस सृष्टि का जो फंडामेंटल है, बेस है, फिजिक्स के अनुसार, भौतिकी के अनुसार, फिजिकल साइंस के अनुसार, उसकी जो बेसिक एंटिटी है वो एटम है। अगर हम जॉन डाल्टन की थियरी को कहें तो एटम इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नहीं बनाया जा सकता है या नष्ट किया जा सकता है। यह इस सृष्टि की बेसिक यूनिट है और समस्त क्रिएशन इसी बेसिक यूनिटों के मिलने से होता है। अच्छा, बेसिक यूनिटों की संख्या भी निर्धारित है। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें, अब ये जो अब यूनिट कैसा होगा, यह डिपेंडेंट होता है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी, यह डिपेंड करेगा कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, संरचना कैसी है। और हम जानते हैं कि परमाणु की जो संरचना होती है, उसकी न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉनों के चारों तरफ रिवॉल्व करने के कारण होती है। कितनी संख्या में है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और कितने इलेक्ट्रॉन किस तरह की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, कितने एस ऑर्बिटल में है, कितने पी ऑर्बिटल में है, कितने डी ऑर्बिटल में है, कितने एफ में है, कैसे और किस ऑर्बिट के हैं, उनके चारों क्वांटम संख्याएं क्या है। इसको कहते हैं परमाणु की संरचना मध्यांश और परिवेश। मध्यांश हम न्यूक्लियस को कहेंगे, मध्यस्थ में, और परिवेश कहेंगे इलेक्ट्रॉन को। जो प्रकृति की क्रियाएं वो लगातार चलती रहती है। ये जो क्रियाएं सृजन के लिए, विनाश के लिए नहीं है। जब देखिए, विनाश को समझना पड़ेगा। सृजन और विकास प्रकृति का नियम है। मूल्यों का विनाश करके सुखी नहीं रह जा सकता। मैटेरियल क्रियाशील है, जरूरत है बन जाएगा, एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। क्रियाशीलता का मतलब बनना और बिगड़ना, फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन, इस प्रकृति का नियम है। देखिए, जाने समझिए और उसके अनुसार जी फॉर्म और पोषण और शोषण, नर्चर और वर्षण, कोई इकाई बनेगी, उसकी वृद्धि और उसकी एग्जिस्टेंस के लिए उसके पोषण की आवश्यकता है। मैं मानव रूप में आपके सामने दिखाई दे रहा हूं, तो मेरी ये मटेरियल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो संतुलित और बना रहे, इसके लिए इसके पोषण और एक समय बाद इसका डिफॉर्मेशन, वर्षिंग, यह प्रकृति का नियम है, ये सत्य है। जो जन्म लिया है वह एक दिन मरेगा।
मरना सत्य है किसी के लिए भी, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो। निर्जीव के मरने को डिफॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना है और फिर ये टूट के अलग होगा भी, ये अनंत काल के लिए नहीं है। अगर ये अनंत काल के लिए हो जाएगा तो ये नो एक्टिविटी जोन में आ जाएगा। जबकि प्रकृति इकाई क्या है, सृष्टि क्या है, वो क्रियाशील है, सदैव क्रियाशील है। इस क्रियाशीलता में फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन के प्रोसेस को हम देखें और पोषण और शोषण के बारे में देखें। सृजन क्या है, दो इकाइयां मिलती है बन जाएंगी नई इकाई, यह सृजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया, पानी बन गया। कैल्शियम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिल गया, कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया, टूट के फिर अपने फॉर्म में आ गया अलग अलग। जब ये जुड़ता है तो सृजन है, और जब किसी इकाई से दूसरी इकाई निकल आती है तो यह डिफॉर्मेशन है, विसर्जन है। पदार्थ अवस्था में यह फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन की प्रक्रिया सतत है, लगातार चलती रहती है। इसीलिए एक बार पुनः मैं रिवाइज कर रहा हूं कि प्रकृति क्रियाशील है। इकाई को अनुकूल इकाई दे जिसमें जीवावस्था में हो, प्राणावस्था में हो, तो उसको ये होता है पोषण का यूनिट का फेवरेबल यूनिट। उसकी जरूरत की चीजें दे दी जाए। अब हमारे पोषण के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या मैं खाऊंगा, मेरे पोषण सुरक्षा, मेरे शरीर के पोषण सुरक्षा और सही उपयोग के लिए जो जैसी अनुकूल परिस्थितियां हैं तो ये पोषण है। और अगर मेरे शरीर के मुताबिक चीजें मिले तो इस मेरी इकाई से अनुकूल जो मेरी इकाई है अगर वो हटा दिया जाए तब मेरे इस इकाई का शोषण शुरू हो जाएगा। और एक दिन में समाप्त हो जाएगी, इससे चेतना भी चली जाएगी, अगर कमजोर हो जाएगा तो। देखिए सृष्टि को एक और पैरामीटर पे चल रहा है, एक और आधार पे। ये आधार है कि उनकी क्रियाओं के आधार पे फिजिकल एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी और सेंटिएंट कॉन्शियसनेस एक्टिविटी, जीवन क्रिया, रासायनिक क्रिया एवं भौतिक क्रिया, या ऊपर से कहूं भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया। जड़ प्रकृति में भौतिक और रासायनिक दो प्रकार की क्रियाएं थी, जो मैं पिछला क्लासिफिकेशन किया हूं जड़ और चेतन के रूप में। उसमें जो पहला क्लास है जड़ का, मटेरियल का, तो मटेरियल में फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होते रहते हैं। हम खाना खाते हैं, जो भी इंटेक लेते हैं उसको डाइजेशन के लिए केमिकल प्रोसेस चलता रहता है। फिजिकल प्रोसेस में ब्लड का निर्माण, जो भी खाने से एब्जॉर्ब करते हैं प्रोटीन्स, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, वाटर, वो बॉडी को देते रहते हैं, स्टोर होता रहता है। और ये मशीन है, सिस्टम है जो वर्क करता रहता है। इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीशन सिस्टम है। तो ये सारी चीजें अपना ये मैकेनिज्म है, इंजन है जो कार्य करता रहता है, बायोलॉजिकल इंजन है। और इसके अंदर फिजिकल और केमिकल प्रोसेस चलते रहते हैं इसको अपडेट रखने के लिए। किसी नॉन लिविंग थिंग्स में भी चलते रहते हैं ये मटेरियल। लेकिन जबकि दूसरी जो सेंटिएंट
एक्टिविटी है, कॉन्शियस एक्टिविटी है, वह चैतन्य में ही होती है, जीवन क्रियाएं होती है। जिसके अंदर चेतना है, जीवन है, जीव अवस्था में जो है। देखिए मिलन क्या है? यूनियन, जुड़ना। योग कहते हैं 2+2 2 और 2 का योग 4 होता है ना, वही योग है यूनियन। मिलन, मिक्सिंग, कंबाइनिंग। प्रकृति में भी जब दो इकाइयां जुड़ती है तो ये मिलन होता है, और मिलन होगा तो सृजन होगा, और सृजन होकर नई चीजों का निर्माण होगा। यह 2 तरह का मिलन होता है। होमोजेनियस, सजातीय, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से मिलना, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से मिलना। मानव का मानव से। विजातीय क्या है? हेट्रोजीनियस, इसको सहवास कहा जाता है। होमोजीनियस होने से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो जाए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की मालिक होगा। लेकिन जब हेट्रोजीनियस मिलता है उसको सहवास कहा जाता है, सेक्स। हेट्रोजीनियस कोहैबिटेशन है, वो नई चीज बनती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जब नया हेट्रोजीनियस कॉम्बिनेशन होता है तो उसको सहवास कहा जाता है। और सहवास के फलस्वरूप जो सृजन होकर नई चीज बनती है, उसका गुण न हाइड्रोजन से मिलता है न ऑक्सीजन से, जबकि वाटर का एक नया कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। नया कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब नया गुण हो जाता है। अगर हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, जड़ की बात कर रहे हैं, और उस जड़ में ऊर्जा की बात न करें तो पूरी चर्चा अधूरी होती है। ध्यान दें, एक एटम भी है तो एटम के अंदर जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, इनको बांधे रखने का काम इस मटेरियल का ऊर्जा का ही है। ऊर्जा कई प्रकार से एक्सप्लेन की जा रही है। निरपेक्ष, एब्सोल्यूट है, इक्विलिब्रियम एनर्जी है। और निरपेक्ष होना जो सामान्य ऊर्जा है, और निरपेक्ष होना उसकी मूल चेष्टा है। देखिए सापेक्ष में क्या है? जो रिलेटिविटी टर्म्स में एनर्जी आती है, फिजिक्स में हम लोग इसको पढ़ते हैं, फिजिक्स का रूल है पर्सपेक्टिव अपीयर इन म्यूचुअल रिलेशंस। जैसे दबाव है, तरंग है, वेव्स है, टेम्परेचर है, साउंड है, इलेक्ट्रिसिटी है, यह सापेक्ष है, एक दूसरे से मिलने में प्रभावित होती है। कुछ निरपेक्ष भी, इक्विलिब्रियम है इन सबका। इस प्रकृति को, इस सृजन को संतुलित और समान रूप से संचालित करने के लिए यह पूरी ऊर्जा साम्य अवस्था में है। देखिए भार और आकर्षण, जब हम फिजिक्स की क्लास में होते हैं तो इन दैट क्लास आई एक्सप्लेन द फिजिक्स इन द ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फिजिक्स थ्योरी। जब हम यहां इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम उसकी मूल भावना को नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि सत्य वो है, सत्य यही है, और सत्य एक ही नहीं होता है। समझने के तरीके में सिर्फ अंतर है। भाव आकर्षण से, आकर्षण परस्परता से,
परस्परता लघुत्व और गुरुत्व से, और लघुत्व एवं गुरुत्व रचना एवं सापेक्ष ऊर्जा से, और रचना और सापेक्ष ऊर्जा क्रिया से, और क्रिया पदार्थ से, और पदार्थ का ह्रास और विकास उसकी सापेक्ष ऊर्जा के सदुपयोग और दुरुपयोग पे संरक्षित है। देखें, यही भौतिकी का सही सिद्धांत है। वेट बाय अट्रैक्शन, W इज इक्वल टू mg। अगर अट्रैक्शन नहीं है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, अगर इसे मटेरियल और अट्रैक्शन जो है कि दिस इज फंडामेंटल कैरेक्टर, आकर्षण संबंधों में जीने का, होमो और हेटेरो, ये प्रकृति का नियम है। इस नियम को ना हम बदल पाएंगे ना आप बदल पाएंगे। इसको जानना, समझना और इसमें जीना। अट्रैक्शन बाय म्यूचुअल रिलेशन, संबंधों में, मानव मानव संबंधों में, अगर हम कॉन्शियसनेस और मानव मानव के चिंतन की बात करें तो म्यूचुअल रिलेशन बाय लाइटनेस एंड हैवीनेस। दोनों भारीपन और हल्कापन से संबंध कैसे होंगे? लाइटनेस एंड हैवीनेस बाय कंपोजिशन एंड रिलेटिव एनर्जी। मिलना, दो चीजों का मिलना, मटेरियल का मिलना बिना एनर्जी के, हमने कहा संभव। दो क्रियाएं होती हैं, ज्यादा एनर्जी होती है तो निकलती है, या कम होती है तो जाती है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस हमने देखी। हम भी तो मटेरियल के बने रहने वाले, तो मैं भी इनसे दूर कैसे जा पाऊंगा? इन्हीं के हिसाब से तो मैं पाऊंगा ना। इनका डेवलपमेंट, डिक्लाइन सब की सब विज्ञान के नियमों के अनुसार है। चर्चा में बहुत चीजें हैं समझने को, जानने को। आज की चर्चा में जो हमारा कंक्लूजन है, जो हमने सृष्टि के विषय में देखा, प्रकृति की अवस्थाएं विभिन्न विभिन्न पैरामीटरों में डिवाइड करने की कोशिश की, उसके क्रिएशन की बातें हमने नेचर की, 4 ऑर्डर की, बेसिक यूनिट की बात की, परमाणु, न्यूक्लियस, इकाइयों का मिलना, मिलन, सृजन, विनाश, योग, ऊर्जा, ऊर्जा के प्रकार। इस लेक्चर नंबर 12 में हमने चर्चा की। आशा है इन चीजों को आप समझे होंगे। कुछ और चीजों को जानना चाहेंगे तो मुझे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट का बॉक्स है उसमें अपने क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं। हम सदैव आपसे जुड़े रहने की कामना करते हैं। चलते हैं मध्य दर्शन में। हर के पीछे हम हर लेक्चर के बाद हम कुछ न कुछ आपको गृह कार्य देते हैं, देखते हैं, समझिए। सत्य को समझना पड़ेगा तो सृष्टि के विज्ञान को जरूर समझना पड़ेगा, यह इसका आधार है। तो सृष्टि की मूल मात्रा जो परमाणु है, जो फंडामेंटल यूनिट है, प्रकृति में अनंत विविधता है, सतही तौर पर है। इनके मूल में परमाणु ही है। इसी से बनना और पिघलना, सृजन और विनाश इन्हीं के थ्रू होता है। इस कथन की जांच करें, जांचे परखें, समझे क्या सही है या नहीं। यदि सही हो तो इसके विज्ञान को सही जाने। प्रकृति में होने वाली कुछ क्रियाओं की सूची बताएं और उसमें देखें कि कौन सी भौतिक क्रिया है, कौन सी रासायनिक क्रिया है और कौन सी जीवन की क्रिया है, उसको डिवाइड करें। अगर ये सब काम करेंगे तो इनको सही रूप में समझ पाएंगे। इस लेक्चर नंबर जो 12 है,
विज्ञान का व्यक्ति होने के नाते इस लेक्चर के काफी करीब ही, और जो मुझे नॉलेज है, मेरी चेष्टा है कि आप तक पहुंचे, समझें, हम भी तृप्ति के भाव में रहे आपसे जुड़ते हुए। इसी मनोकामना के साथ आज के इस लेक्चर में बस इतना। सभी को एक बार पुनः नमस्कार।